एंड आई वुड लाइक टू से अ ह्यूज थैंक यू टू आवर करंट गवर्नमेंट और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत थैंक यू होगा। आज जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो आज भी नवरात्रि चल रहे हैं, दुर्गा पूजा है, आज भी हम लोग 9 डेज व्रत हैं, फास्ट हैं। मैं 2 लोगों को बहुत फॉलो करता हूँ, एक है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन और जो कि प्रेसिडेंट हैं रशिया के, और दूसरे शिंजो आबे सर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। मैं जब अपना प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइप का बच्चा था जो रेगुलरली डेली डे ड्रीम करता था। लोग कहते हैं डे ड्रीम नहीं करना चाहिए, पर मैंने किया है, मुझे फ़ायदा हुआ है। आज भी मैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सोचना चाहता हूँ कि क्या ऐसा हो जाएगा, पर नहीं, मैं नहीं सोच पाता, मैं उसको सोचना चाहता भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं भी जान जाऊँगा तो मैं सारे काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हर बार मेरे को जीत मिलेगी ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब आता है इस दुनिया में तो हर बार जीतने के लिए अगर कोई आ जाए तो भाई ऐसा तो कोई बना ही नहीं आज तक और ना मैं बनाऊँगा। सो हेलो एवरीवन, इट इज़ श्रीओम है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं कि मैं अभी IIT हैदराबाद से बीटेक कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी इसकी पिछली वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने ब्रेक डाउन किया था मेरे रिज़ल्ट का, जो 2021 का था JEE एडवांस का रिज़ल्ट, तो मैंने उसमें बोला था कि JEE एडवांस के एग्ज़ाम के दिन क्या हुआ था, ये मैं किसी और वीडियो में चर्चा करूँगा। तो आज ये वही वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो ये जिस दिन अपलोड हुई है तो 3 अक्टूबर है, और अगर आपको ध्यान हो तो आज से ठीक 1 साल पहले हम लोगों ने अपना JEE एडवांस का एग्ज़ाम लिखा था। तो आज 1 साल पूरे हो रहे हैं उस चीज़ को। तो आज मैं बताऊंगा कि क्या हुआ था। मैं जब अपना प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइप का बच्चा था जो रेगुलरली डेली डे ड्रीम करता था। लोग कहते हैं डे ड्रीम नहीं करना चाहिए, पर मैंने किया है, मुझे फ़ायदा हुआ है। तो मैं डे ड्रीम क्या करता था ये भी बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा सोचता था कि एग्ज़ाम के दिन क्या होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसा करेंगे, वो चीज़ें सोचता था। और साथ में एग्ज़ाम हो जाने के बाद क्या होगा, उसके बाद के क्या प्लान्स थे, उस सब बारे में मैं सोचा करता था। तो ये सब तो मैं सोचता ही रहता था, पर कभी भी, क्योंकि आदमी हमेशा पॉजिटिव सोचता है, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता था, और मैंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि जो ये एग्ज़ाम 6 घंटे का होता है एडवांस, अगर आपको पता हो तो 6 घंटे का एग्ज़ाम है, और ये एग्ज़ाम 6 घंटा होने के बाद उस दिन मेरे से 12-13 घंटे का काम करवाया जाएगा, 12-13 घंटे का काम हो जाएगा मेरा, और साथ में लगातार स्ट्रेच में 96 आवर्स तक चलेगा। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो अब आ जाते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। तो सुबह का टाइम है, सेंटर जाने से पहले घर पे मैं रेडी हो गया था जाने के लिए, पेपर 1 के लिए। और फिर मैंने पापा से बोला कि पापा चलते हैं अब। तो पापा ने कहा कि यार आज गाड़ी चला नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ, आज तो पेपर है, जाना है, ज़रूरी है। तो मैंने कहा क्या मैं चलाऊँ गाड़ी? तो फिर पापा ने कहा नहीं चलो चलाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहला हिंट था उस दिन का। बट उस दिन का पहला हिंट था, ऐसे पहले हिंट बहुत सारे आ चुके थे जिसको मैंने ना समझा, ना समझने की कोशिश की। मुझे जहाँ तक अभी फील होता, समझ में आता है, मम्मी पापा को शायद ये हिंट हो रहा था पहले से, वो लोग समझ रहे थे, बट ना उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, ना उन्होंने खुद ज़्यादा उसको बहुत सीरियसली लिया, क्योंकि उनको पता था कि एग्ज़ाम सर पे है, अगर अभी कुछ होगा तो दिक्कत हो सकती है। तो शायद इस वजह से उन्होंने भी इतनी समझने दिया, और मैं ये भी कहूँगा शायद भगवान ने भी नहीं समझने दिया, ये भी मैं कह सकता हूँ। तो उस दिन पापा गाड़ी जो था बहुत अच्छा नहीं चला रही थी, ये मैं देखा। और हम लोग जब सेंटर पे पहुँचे, मुझे भी याद है, सेंटर में जहाँ गाड़ी पार्क करनी रहती थी वहाँ थोड़ा सा स्टीप प्राइस है, तो वहाँ पापा से गाड़ी चल नहीं रही थी। मतलब अगर आपको पता हो गाड़ी चलाते हो तो वहाँ पे आपको फर्स्ट गियर पे लेके अच्छे से करना होता है, राइट। तो वो पापा से हो नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा कि मैं ट्राई करूँ। तो पापा ने कहा नहीं कर लेते हैं। लेकिन 2-3 मिनट के बाद पापा को ये काम कर लिया, अंदर चले गए। फिर उसके बाद मैं उतरा गाड़ी से एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, हॉल के अंदर जाने के लिए। तो एग्ज़ाम का तो प्रेशर रहता ही है, आप एडवांस का पेपर देने जा रहे हैं, उसका एक अलग ही प्रेशर है। पर साथ में एक एडिशनल प्रेशर मेरे दिमाग में आ रहा था कि भाई क्या हो रहा है, पापा तो गाड़ी बहुत दिन से चला रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब पापा से ये इतना छोटा सा काम ना हो, कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो ये हो गया। अब इसके बाद अंदर में पहुंचा, थोड़ा सा था प्रेशर, लेकिन मैं भगवान का नाम लेता रहता था हर समय, हनुमान जी का। फिर वही पेपर देने के लिए बैठ गया। फिर अगर मैं आपको और थोड़ा बताऊं कि हमारा जो घर था, जो सेंटर था, और हमारे घर की दूरी जो थी वो सिर्फ 25 मिनट की थी। 25 मिनट में आना जाना हो जाता था। तो 25 मिनट में हम आए थे, और पापा को मेरे को छोड़ के फिर घर जाना था। तो मम्मी ने मुझे बताया, क्योंकि मैं तो उस समय एग्ज़ाम लिख रहा था, बाद में मुझे रात में पता चला कि पापा को घर पहुंचने में 2 घंटा लग गया था। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा कि टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ रही है यूज़ में। हम लोग ने 2018 से, शायद ये 18 या 19 की बात है, इस समय के बाद से मैंने और सब लोग ने सोचा कि क्या करें, लोकेशन वगैरह की बात रहती थी। तो हम लोग क्या करते थे, गूगल मैप्स पे एक दूसरे को ट्रैक करते थे। मैं, मम्मी, पापा, कोई भी हो, हम लोग एक दूसरे को ट्रैक करते रहते कि कहाँ पे हैं, सही है ना, क्योंकि भाई जाना पड़ता है अकेले कहीं पे, या दूर कहीं गए हुए हैं तो वहाँ पे काम होता था। तो मम्मी क्या कर रही थी, पापा को ट्रैक कर रही थी गूगल मैप्स पे। तो मम्मी ने देखा कि जो घर है उस तरफ ना आके दूसरी तरफ जा रहा है। तो मम्मी ने पूछने के लिए फ़ोन किया कि भाई क्या हुआ, आप दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं। तो पापा फ़ोन उठाया नहीं, पिक नहीं किया पापा फ़ोन। तो मम्मी को भी टेंशन हुई।
लेकिन जैसा कि मैंने बोला 2 घंटे बाद वो पहुंच गए, भगवान की दुआ थी, पापा पहुंच गए वहाँ पे, घर पहुंच गए। उसके बाद मम्मी ने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, तो पापा बताने लगे कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा कि मैं कौन सी तरफ जाऊँ, राइट जाऊँ, लेफ्ट जाऊँ, घर किधर है, वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये सब चीज़ें जब हुई, मम्मी को लग गया 2 घंटा तो आने में ही लग गया है। तो मम्मी ने कहा कि देखिए अब आप गाड़ी मत चलाइएगा, अब आप ड्राइवर सर को बुला लें, क्योंकि पेपर 2 भी रहता है, बार बार जाना आना है तो मुश्किल होगी। तो मम्मी ने कहा कि आप बुला लीजिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं एक तो एग्ज़ाम लिख रहा था अपना। जब एग्ज़ाम लिख लिया उसके बाद मैं जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि पापा तो थे, बस साथ में ड्राइवर भैया भी थे, दीपक भैया। तो मैंने पापा से पूछा, पापा क्या हुआ, भैया कैसे आ गए? तो फिर पापा ने बोला कि यार आज थोड़ा थक गए हैं, गाड़ी नहीं चल पा रही हमसे। तो मैंने भी सोचा हो सकता है थक गए होंगे इसलिए गाड़ी नहीं चल पा रही है। तो क्योंकि पापा सुबह अच्छे से चला तो पा नहीं रहते, और मैं ज़्यादा समझा नहीं, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाया। और असल में क्या है, पापा मेरे पब्लिक सेक्टर बैंक में है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो वहाँ पे क्या हुआ, मुझे पता था कि सितंबर क्लोजिंग होती है, अगर पता हो क्वार्टरली क्लोजिंग रहती है। तो सितंबर क्लोजिंग में मुझे लगा कि हो सकता हो क्लोजिंग का प्रेशर होगा, काम का प्रेशर रहता ही है कभी कभी तो उसमें, और पापा लग के ज़्यादा ही काम करते तो प्रेशर हो जाता है। तो मेरे को लगा उन सब चीज़ों की वजह से होगा, नहीं कर पा रहे होंगे, चला पा रहे होंगे। तो इस पर मैं ज़्यादा सोचा नहीं, फिर मैं घर पहुँचा। प्लान ये था, देखिए मेरा प्लान मैंने अपने वीडियो में भी कहा था जो भी 2022 में बच्चों के लिए थी, कि जब भी आप पेपर 2 लिखने जाएं तो इस तरह से जाएं कि आप पेपर 2 लिखने नहीं चाह रहे एडवांस का, जबकि आप एक जेईई मेंस का इवनिंग अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो सेम मेरे साथ था, 25 मिनट की दूरी थी सेंटर से। तो मेरा प्लान ऑलरेडी ये था, मम्मी को पापा को सबको पता था कि पेपर 1 देने के बाद मैं घर आऊँगा, बाथ लूँगा, फ्रेश वगैरह होऊंगा और फिर ऐसे जाऊँगा जैसे जेईई मेंस का इवनिंग शिफ्ट देने जा रहा हूँ। तो फिर वही करना था। पापा आ गए, मैं पहुंचा घर पे, फिर मैंने बात वगैरह ली। तब तक मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, मैं अपने प्रेशर में भी था, एग्ज़ाम प्रेशर में, और ज़्यादा मैं इस बारे में नहीं सोच पा रहा था उस समय। फिर ये हुआ, फिर मैं बाहर निकला पेपर 2 के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो रहता नहीं है, 1 घंटा तो दोनों तरफ का आने जाने का टाइम है और आधा घंटे में बचा है। तो जल्दी काम करके हम लोग निकल रहे थे। उसके बाद हुआ कि मैं गया तो पापा भैया थे और मैं था, हम लोग गए, पापा ने कंपनी दी फिर से वहाँ तक। फिर वहाँ जब पहुँचे एग्ज़ाम सेंटर में, तो मुझे अभी भी याद है, पापा जो गाड़ी से सीट से नहीं उठ पा रहे थे, उनको 2 से 3 मिनट लग गए थे उठने के लिए। अब मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार ये क्या हो रहा है कि पापा गाड़ी से उठ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं पापा कोई दिक्कत नहीं, आप लग रहा है बहुत थक गए, आप आराम से बैठे रहे, मैं जा रहा हूँ। मैंने बाय बोल दिया। तो पापा ने बोला कि रुको मैं आ रहा हूँ। तो फिर मैं रुका रहा, 2-3 मिनट में पापा आए। पापा मैंने कॉल द बेस्ट बोला, कहा ठीक है भाई जाओ, अब जाओ पेपर दे के आओ। तो मैम अंदर से तो मैं टेंशन में आ रहा था कि भाई क्या हो रहा है, पर चूँकि देखिए एग्ज़ाम का प्रेशर है, मैंने फिर से भगवान का नाम लिया, मैं अंदर गया और मैंने कहा ठीक है भाई देखते हैं। एग्ज़ाम देने पहुँचे। एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम ओकेश था, मैं न्यूट्रल था। मेरी प्लानिंग जो थी, मैंने ये आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, मैं अगर इंडिया से आप बाहर देखें तो मैं 2 लोगों को बहुत फॉलो करता हूँ। एक है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, और जो कि प्रेसिडेंट हैं रशिया के, और दूसरे जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी अभी थोड़े दिन पहले, शिंजो आबे सर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो इन दोनों को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। और अगर आपने देखा होगा कभी तो व्लादिमीर पुतिन साहब जिस तरह से चलते हैं, उनका चलने का तरीका थोड़ा अलग है। अब वो कैसे चलते हैं उस सब बात पे अभी नहीं आएंगे, बट हाँ वो थोड़ा अलग है। तो मैंने सोचा था, आई वॉज न्यूट्रल आफ्टर पेपर, आई वॉज न्यूट्रल। तो मैंने सोचा था कि ठीक है न्यूट्रल रहेंगे, सर की तरह चलेंगे, बाहर आएंगे, पापा पूछेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें डे ड्रीम हो जाती थी, हमेशा हमसे होती थी कि हाँ एग्ज़ाम होने के बाद ये चीज़ें हो रही होंगी। तो ये सोच के मैं बाहर निकला था। बाहर निकला, मेरे को लगा पापा रहेंगे, पूछेंगे कैसा हुआ एग्ज़ाम, क्योंकि पापा का हमेशा ये रहता था, पूछते थे कि एग्ज़ाम कैसा हुआ बताओ। तो मैं निकला, कोई बाहर है ही नहीं। अरे यार, मैंने कहा कोई है ही नहीं, वाह। तो मैं कहा अंदर बाहर तो गया, मेरे को लगा शायद बाहर आ रहे होंगे तो वहीं पकड़ लेंगे कार को, कोई दिक्कत नहीं। बाहर गया कोई नहीं, अंदर आया कोई नहीं। मैं 25 मिनट तक वहाँ खड़ा रहा, कोई नहीं आया। तो अब मेरे को थोड़ा टेंशन, देखिए पहले से टेंशन, हिंट्स आ रहे थे, 2-3 हिंट ऑलरेडी हो चुके थे, तो ये चौथा हिंट था उस समय। अब मैं और टेंशन में आ रहा था कि भाई क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, कोई आ क्यों नहीं रहा है। फिर मैंने जो वहाँ पे एक सर थे उनको मैंने बोला, सर आई वांट टू मेक अ कॉल, लाइक इफ़ यू कैन अलाउ। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन दिया। तो मैंने फ़ोन किया, 2-3 बार फ़ोन किया, मम्मी को भी पापा को भी, किसी ने पिक ही नहीं किया। अब मेरे को और टेंशन हो रही भाई कि यार कोई आ ही नहीं रहा। बट मेरे को याद है जैसे ही मेरा लास्ट फ़ोन कॉल मैं ट्राई कर रहा था, अटैम्प्ट कर रहा था, तभी मैंने देखा एक कार आई, उसमें मम्मी पापा और ड्राइवर भैया सब लोग थे। तो मैं पहुँचा अंदर, मैंने गाड़ी पर जब पहुँचा तो मैंने पूछा भाई क्या हो गया, इतना टाइम कैसे लग गया। तो मम्मी मुझे बोली कि ध्यान से देखो पापा को। पापा उस समय मुझे अभी भी याद है, पापा सिर्फ इतना पूछे थे कि एग्ज़ाम कैसा हुआ, और मैंने बोला हाँ पापा अच्छा हुआ।
मैंने अच्छा हुआ बोला। उसके बाद पापा ने कुछ पूछा नहीं कि कितने क्वेश्चन सही किए कितने क्वेश्चन गलत किए, क्योंकि यूजुअली पापा क्या होता था सब कुछ पूछते थे कि कौन से टाइप का पेपर है, क्योंकि आपको पता होगा एडवांस में क्वेश्चन भी फ़र्क आ जाता है ना, कितने मार्क्स का था वो फ़र्क हो जाता है, तो सब पूछने वाले थे पापा। मुझे ये अंदर से लग रहा था, पर पापा ऐसा कुछ नहीं किया। और मम्मी पीछे बैठी थी मेरे साथ, तो मम्मी ने बोला कि ध्यान से देखो पापा कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने आपको, पोस्चर वगैरह कंट्रोल नहीं हो रहा। तो मैंने कहा यार ये सब क्या बात करते हो, ऐसा थोड़ा ना होता है, सब ठीक रहेगा। मैं पॉजिटिव चल रहा था, टू बी ऑनेस्ट थक भी चुका था और पॉजिटिव भी था कि मैंने कहा ऐसा कुछ थोड़ा ना होता है, अभी क्या दिक्कत है, हो सकता तो थक गए होंगे पापा। मैं एक तो ये भी था कि मैं खुद भी थक चुका था। आप जब एडवांस जैसा पेपर लिखते हैं तो 6 घंटा और साथ में 2 घंटा बीच में, आप 8 घंटे 9 घंटे ना क्रश हो जाते हैं, मुश्किल हो जाती है ना, आप एकदम एग्जॉस्टेड रहते हैं उस टाइम पे एग्जाम पे लिखने के बाद। तो मैं सोचा हो सकता हूँ मैं थक गया हूँ, पापा भी थक गए होंगे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात होती, तो अब जाएंगे घर पे आराम करेंगे। अब इसके बाद क्या क्या हुआ अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा और ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अब इन शॉर्ट आते कि क्या क्या चीज़ें हुई। फिर हम लोग मैंने उसके बाद में बात की, फ़ोन मिलाया डॉक्टर रश्मि जी को। ये सारी चीज़ें मैंगलोर में हो रही थी, अगर आपको नहीं पता मैं मैंगलोर में था उस समय, एंड वी आर नॉट बेसिकली फ्रॉम मैंगलोर, तो मेरे उतने कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे। और इस 1 साल के दौरान जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था एडवांस की, तो मैं एकदम डिस्कनेक्टेड था बाहर की दुनिया से। तो ना मेरे दोस्त से जान पहचान, मतलब जान पहचान है बट बात हो नहीं रही थी किसी से, तो मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट्स थे भी नहीं कि क्या करें ऐसी सिचुएशन में। तो मैंने रश्मि जी को फ़ोन किया, डॉक्टर रश्मि को, तो मैंने उनको बताया कि मैम ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि पैनिक बहुत ज़्यादा मत करिए, बट यू नीड टू बी वेरी प्रॉम्प्ट। आपको मैं बता दूं कि इट्स अ ब्रेन स्ट्रोक काइंड ऑफ थिंग, अब थोड़ा टेंशन आ रहा है। उन्होंने कहा कि आप हॉस्पिटल जाएं। अब कोई बोल रहा है कि पैनिक मत करिए, बट पैनिक से मतलब था कि आप मतलब ज़्यादा सोचें नहीं, आप काम करें, जो होना है वो तो है, लेकिन आप अपना पूरा बेस्ट दें। तो उसके बाद फिर हुआ कि उन्होंने बोल दिया कि भाई हॉस्पिटल जाना है। तो फिर मैंने सोचा कि कौन से हॉस्पिटल जाएंगे, तो मैंने सोचा KMC जाएंगे। KMC मणिपाल ग्रुप का हॉस्पिटल है मैंगलोर में, इट्स अ वेरी गुड हॉस्पिटल। और फिर मैंने फ़ोन किया हमारे दुर्गा शंकर भैया को, मुझे अभी भी याद है, मैंने फ़ोन किया और विदिन 4 मिनट्स ही वॉज देयर। मतलब इतनी तेज़ स्पीड सही में, मतलब बहुत गजब बात है। मैं बहुत बहुत थैंक यू उनका कि एकदम सही टाइम पे आए। फिर हम लोग गए, पुरेंद्र भैया भी, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू, वो भी पहुंच गए थे हॉस्पिटल में। तो दुर्गा भैया, पुरेंद्र भैया, और बहुत हेल्प हुई, सारे जो प्रोसेस थे उस समय बहुत हेल्प किया उन्होंने और बात बनी। फिर मैं जब अंदर गया तो पापा को एडमिट करा लिया गया था। फिर इमरजेंसी में उस समय जो डॉक्टर थे वो थे डॉक्टर अमजद सर, उनसे बात हुई। उन्होंने बोला कि देखिए जी, जो स्कैन्स करवाए गए थे पापा के उस टाइम तक, तो उसमें बोला कि देखिए ये CT स्कैन से समझ में आ रहा है कि इट्स अ ब्रेन हैमरेज। और उन्होंने पूछा क्या हुआ था पिछले, कहीं कुछ हुआ है, कहीं गिर गए थे, कुछ ऐसा, कोई बहुत टेंशन। तो मैंने कहा नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं था, मतलब मुझे तो कुछ आइडिया नहीं हुआ था, मेरे को लगा तो पापा को होगा, पापा ने मुझे नहीं बताया होगा एग्ज़ाम की वजह से, मुझे ऐसा लग रहा था अंदर से। तो फिर ऐसा कुछ था नहीं। फिर उन्होंने कहा कि देखिए आप बहुत टेंशन ना लीजिए, क्योंकि कोई भी आदमी होता है देखिए टेंशन में आ जाते हैं ना, और वो भी ये सब ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें हैं। मुझे बचपन से ही बताया गया कि ब्रेन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग, और ये भी सच भी है। न्यूरो सर्जन्स आर द मोस्ट, आप समझ सकते हैं कि उनमें जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और आपका बहुत हाथ साफ होना चाहिए सब काम में। तो मैं अंदर से डर रहा था। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए आप इतना घबराइए मत, डरिए मत, जो आपका केस है, आपके पापा का केस है, इसको डॉक्टर मुरलीधर पाई जी देखेंगे। तो मैं, देखिए मैं इतना टेंशन में, मेरे को नहीं पता कि ये डॉक्टर कौन है, इन्होंने क्या किया हुआ है, कैसे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अभी अगर बोलूँ आपको कि जैसा इनका नाम था वैसा ही इनका काम भी था। तो मैं अगर बताऊँ आपको तो आई मस्ट से ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट न्यूरो सर्जन इन द कंट्री। और मैंने इनके बाकी पेशेंट्स भी देखे हुए हैं, सिर्फ पापा को नहीं, बट और भी मैंने बच्चे देखे थे। एक बच्चा था, जहाँ तक मुझे याद है 4 साल का था, ही वॉज हैविंग ब्रेन ट्यूमर, और सर ने उनको ठीक किया था। तो सर मतलब बहुत बढ़िया थे, और सर का बहुत बहुत थैंक यू, मतलब उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है और चीज़ें ठीक कर दी। फिर उन्होंने बोला कि एक सर्जरी करनी पड़ेगी ब्रेन की। तो मम्मी डर रही थी, मैं भी डर रहा था, मतलब लेकिन क्या कर सकते हैं, डॉक्टर सर कह रहे तो माननी पड़ेगी बात। फिर पापा की सर्जरी जो थी वो 5 अक्टूबर को हुई। 3 अक्टूबर को एग्ज़ाम था, 5 अक्टूबर को हुआ, 5 अक्टूबर को सर्जरी हुई। सर्जरी से पहले बहुत सारे काम रहते, तो उसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। पापा का BP थोड़ा सा, पापा BP के पेशेंट हैं, तो उसका भी थोड़ा सा देखना था, और साथ में प्लेटलेट्स काउंट्स भी बहुत कम हो गया था, तो प्लेटलेट्स वगैरह देना था। इस समय पे बहुत बहुत शुक्रिया जाएगा 2 लोगों का, प्रीतम भैया और ब्रजेश भैया। इन लोगों ने एकदम सही टाइम पे आके बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी ब्लड डोनेट किया था दोनों ही बार। तो रियली मतलब मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी बोलूँगा, मैं थोड़ा डाइवर्ट भी करूँगा यहाँ पे, मैं अपने जो पाथ था, मैं जो बता रहा हूँ, ऐसा थोड़ा डाइवर्ट करूँगा। एंड आई वुड लाइक टू से अ ह्यूज थैंक यू टू आवर करंट गवर्नमेंट
और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत थैंक यू होगा। और साथ में भी एक और शख्स का भी, डॉक्टर शक्तिकांत दास, ये आरबीआई के भी करंट गवर्नर हैं हमारे। अपने आपको पता होगा कि 2019 में हमारे बैंक्स का, पीएसबीज का, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का बहुत कुछ का मर्जर हुआ था। तो उस समय मुझे अभी भी याद है, जो भी लोगों से मैं मिलता था, देखता था, बात करता था, तो लोग बोलते थे कि ये मर्जर से कुछ नहीं होने वाला, इससे दिक्कत हो जाएगी, अच्छा नहीं होगा। लेकिन अंदर से मेरे को पता था, और गवर्नमेंट भी यही बोल रही थी, और मुझे पता था कि कोई भी चीज़ जब बड़ी होती है तो उससे उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, उसके डिसीजन लेने की ताकत बढ़ती है, तो चीज़ें अच्छी होती हैं। यूजुअली ऐसा होता है। तो मैं वही मान के चला था ऐसे ही होगा। तो नॉर्मली जैसा गवर्नमेंट ने बोला था, जैसा मुझे समझ में आ रहा था कि कस्टमर्स को, देश के लोगों को, आम नागरिक को फ़ायदा होगा जो वहाँ पे जा रहा है, इन बैंक्स में जाएगा, जो बड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं एक सच बात बताऊँ आपको, कस्टमर्स को तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, पर साथ में जो लोग इन इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे थे उनको भी फ़ायदा पहुँचा। एज इन माई केस, मैं बोलूँ कि तीनों बैंक, यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, सभी बैंक्स के लोगों ने मदद की काम करवाने में। जो भी हो, सारे लोग आए थे, तो कहीं से ऐसा नहीं हुआ। और देखिए, कहा जाता है एक से भले दो, और यहाँ मेरे केस में एक से भले तीन थे। अगर पहले होता, मर्जर नहीं हुआ था, तो एक बैंक रहता, मैन पावर थोड़ी कम रहती, पर 3 बैंक थे, डिसीजन लिया गया, दिक्कत नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा लोग हेल्प करने के लिए भी आए थे। तो आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू आवर प्राइम मिनिस्टर and the RBI governor for this fantastic merger and all। भैया सिर्फ कस्टमर का ही नहीं, साथ में जो इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं उनका भी भला हुआ, आप देख सकते हैं मेरे केस में। तो या दिस वॉज मैं थोड़ा डाइवर्ट किया अपने मुद्दे से। फिर से आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। तो क्या हो रहा था, तो एग्ज़ाम के बाद आप देखिए, इस एग्ज़ाम मतलब 3 अक्टूबर को एग्ज़ाम था, और 3 अक्टूबर के बाद जो चीज़ थी कि एग्ज़ाम ख़त्म होगा, बाकी चीज़ें होंगी। बहुत कुछ सोचा हुआ था कि मैं जाऊंगा, छुट्टी मनाएंगे कहीं पे जाके थोड़ा सा तो बहुत चीज़ें सोची हुई थी, क्योंकि पूरा 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा था, आदमी एग्जॉस्टेड रहता है। और यही प्लान था कि कहीं जाएंगे, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेंगे, ठीक है। तो ऐसा तो हुआ नहीं, हम हॉस्पिटल में आ चुके थे। और इस टाइम पे जो नॉर्मली पापा क्या रहता था कि पापा हर समय मेरे को गाइड करते थे, बेटा ऐसे करो, ये मत करो, ऐसे करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो सही करो, ऐसे करो। तो ये जो पापा हमेशा गाइड करते थे, थोड़ी देर के लिए वो नहीं कर रहे थे। मम्मी गाइड कर रहे थे, वो बात अलग है, बट पापा भी एक एडिशनल गाइड, मतलब एक एक्स्ट्रा पावर रहती थी, तो वो थोड़ी देर के लिए नहीं थी। तो इस टाइम पे मैंने लाइफ को मतलब थोड़ा सा अपने हिसाब से ज़्यादा चलाया, देखा, समझा, परिस्थितियों को देखा, लोगों को समझा, लोग किस तरह से एक्ट करते हैं आपके टाइम पे, ये सब मैं चीज़ देख रहा था। साथ ही में मुझे अभी भी याद है जब ऑपरेशन हुआ था, और उसके बाद अगले 6-7 दिन तक पापा एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो नवरात्रि चल रहे थे। एंड मैं और मम्मी ने, हम लोग यूजुअली क्या होता था हमारे यहाँ 1st और 9th डे पे हम लोग फास्ट रहते हैं, दुर्गा पूजा का, नवरात्रि का। तो मैंने और मम्मी ने सोचा, मैंने असल में ये चीज़ मम्मी से पहले भी कही हुई थी कि मम्मी मुझे ना 9 डेज़ का करना है, क्योंकि मुझे पता चला था हमारे प्रधानमंत्री जी भी 9 डेज़ का करते थे, ये मुझे पता चला था, और मेरे को अंदर से भी था कि नहीं भाई मुझे भी करना है 9 डेज़ का। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी अब देखो, खाने में मेरा मन भी नहीं लग रहा था। देखिए आप समझ सकते हैं कि कोई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको वैसे ही खाने के रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं ना, आप क्या खाएंगे इसमें, आप यहाँ पे अच्छे से बैठ नहीं पाते, तो खाने वाने का वैसे भी मन नहीं था। मैंने कहा मैं देखो 9 डेज़ का फास्ट कर लेते, सबसे अच्छी चीज़ ये है यहाँ पे। मम्मी भी मान गए, और फिर मम्मी और मैं, हम लोग 9 डेज़ फास्ट भी रहे थे। आज जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो आज भी नवरात्रि चल रहे हैं, दुर्गा पूजा है, आज भी हम लोग 9 डेज़ व्रत हैं, फास्ट हैं। अब मैं, मम्मी भी हैं, साथ में पापा भी हैं, तो हम सब लोग व्रत हैं, और अब से हमेशा रहेंगे। ये पूरा प्लानिंग उसी हिसाब में हो चुकी थी कि अब से हमेशा रहने वाले। तो ये चीज़ भी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें, नई चीज़ें चेंज हुई थी, हमने देखा था। और मुझे अभी भी याद है एक चीज़ भी थी, ठीक है, होता है, बच्चों के साथ होता है, मुझे पता है, अगर किसी और के साथ भी हुआ होगा तो वो भी ऐसा ही सोचेंगे उस टाइम पे। ड्यूरिंग सर्जरी, जब पापा की सर्जरी हो रही थी, तो मैं अंदर से सोच रहा था, मैंने बोला कि भाई हनुमान जी, आप मेरे को IIT छुड़वा दीजिए, मेरे को IIT नहीं जाना, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया था तब तक एडवांस का। पेपर कैसा हुआ था उसका मैंने मार्क्स कैलकुलेट भी नहीं किए थे मेरे कितने आने वाले। मैंने उसके बाद कुछ नहीं, यूट्यूब खोला ही नहीं था, मैं चेक भी नहीं किया कि पेपर टफ था, ईजी था, कैसा था, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं सिर्फ हॉस्पिटल में रहता था या तो घर जाता था, बस, बाकी कोई काम नहीं आता था। और मैं शायद तो 4-5 दिन लगा था हॉस्पिटल में ही था, तो वो तो है नहीं, मैं इस तरह से ही रह रहा था। फिर मैं जब बैठा तो मैंने कहा कि छोड़ दीजिए, मेरे को नहीं जाना IIT, छोड़ दीजिए, मैं NIT में भी सुकून से पढ़ लूँगा, पापा को दे दीजिए बस। तो क्योंकि उस समय JEE मेंस के रिजल्ट आ चुके थे, और मेरे को NIT सूरतकल, NIT त्रिची, सारे जो भी टॉप NITs थे सब मिल रहे थे। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरे को नहीं जाना, IIT सब कुछ थोड़ा ना होता है, पर चलते हैं, NIT हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
पापा को दे दीजिए बस। लेकिन शायद मैं ये कहूँगा कि भगवान को मुझे भेजना ही IIT था, क्योंकि अगर आप देखें इस चीज़ को, मैंने जब डॉक्टर से बात भी की, हम लोग को बताया गया, तो उन्होंने बोला कि जो ये ब्रेन हैमरेज हो रहा है, ये शुरुआत इसकी अगस्त में हो गई थी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस रहता है, उनको पता रहता है। तो उन्होंने कहा इसकी शुरुआत तो अगस्त में ही हो गई थी। अब आप देखें अगस्त, सितंबर और 3 अक्टूबर, तो 2 महीने तक इस चीज़ को पापा को पता था, नहीं पता मुझे आइडिया नहीं है इस बात का। पापा तो कहते हैं उनको नहीं पता था आज तक, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है भगवान ने ये चीज़ को टाला कि भाई आप 3 अक्टूबर तक खींचें, क्योंकि अगर उससे पहले होता है ना तो एक मेंटल प्रेशर और आ जाता है। लास्ट डेज में मेरी भी हेल्थ अच्छी नहीं थी, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। आज भी हेल्थ अच्छी नहीं है। मेरे साथ क्या हुआ ये मैं भी बताना सही नहीं समझता हूँ। मेरे प्रोफेसर्स को पता है, मेरे दोस्तों को पता है IITs में, तो ठीक है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, आज नहीं। पर तो आप समझ सकते हैं जब आपकी हेल्थ ख़राब रहती है और साथ में इस तरह का कुछ हो जाए तो आप और प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं दे पाते। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि भगवान ने रोकी, नहीं दिखाया हमको, और टाइम दिया मेरे को कि आप भाई एग्ज़ाम ख़त्म करो, पेपर 2 के बाद जैसे ही आप निकलोगे तब मैं आपको दे दूंगा, तब आपको इतनी मेहनत करनी रहेगी। तो मेहनत हो जाती है। देखिए प्रेशर, दिमाग की चीज़ें, ये सारी चीज़ें मतलब लोगों को सुनने में आसान लगता है कभी कभी, बट ये चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं कभी कभी। अगर आप मानिए कि अगर हो जाता, मैं मानता हूँ, मेरा अपने मार्क्स देखा हुआ, इट वॉज 129 आउट ऑफ 360, अगर आप उसको माने कि अगर मुझे ही पता होता ऐसा होने वाला है तो क्या ये मार्क्स इतने आ पाते? मैं नहीं मानता। नॉलेज मेरी उतनी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट परिस्थितियाँ ये बहुत मैटर करती हैं। 2 बच्चे, हर बच्चा एक क्लासरूम में ही पढ़ता है, पर कोई बच्चा टॉपर होता है और कोई बच्चा एवरेज रहता है। तो यहाँ ये नहीं है कि उसको अलग नॉलेज मिल रही थी, नॉलेज सेम थी। परिस्थितियाँ, उसके घर में क्या हो रहा है, उससे बहुत चीज़ें फ़र्क करती हैं। तो मैं सीधी बात है, मैं 129 पे भी नहीं आ पाता, इससे भी नीचे रहता है तो शायद IIT नहीं होता। बट अब ये जब चीज़ें हुई तो मैंने इसके बाद सोचा कि मैं हमेशा कोई भी चीज़ होती है तो मैं उसको डीप सोचता हूँ। मैंने बताया हुआ है कि मेरे को फिजिक्स बहुत पसंद है, तो मैं फिजिक्स में भी जब भी कुछ होता था ना, मैं सोचता रहता था कि बोला भी जाता है फिजिक्स क्या है, नेचर है, नेचर को समझो। तो मैंने जब यहाँ ये सारी चीज़ें हुई, इनके बारे में 1 महीना जब मैं घर पे था तो मैं बैठा रहता था, यही सब सोचता रहता था। हो तो गया ही था, IIT हो गया था। हाँ, ये भी मैं बताना चाहूँगा कि पापा का 5th को ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद तो एडमिट थे लगातार, पर 10th को लेटे लाइक ही वॉज लाइंग ऑन द बेड हॉस्पिटल में ही, मेरा कज़न ब्रदर आया हुआ था, मेरी दीदी आई हुई थी और मेरे मामा जी आए हुए थे लखनऊ से, सब लोग थे। और उस समय मैं और मेरा कज़न ब्रदर, मतलब भाई मेरा था, और साथ में बैठे हुए थे। मैंने लैपटॉप खोल लिया था क्योंकि 10th को हमारा जी एडवांस का आंसर की आया था बाहर। उससे पहले मेरे को कुछ नहीं पता था कि आने वाला है, मैंने मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए थे इनडायरेक्ट सोर्सेज से, बट 10 अक्टूबर को सबको पता था कि आने वाला आंसर की और ये सब रिस्पॉन्स की वगैरह, तो चेक करना था। तो पापा लेटे हुए थे, पर मैंने पापा को अगर आपको पता हो कि एडवांस में ना 2 पैड मिलते हैं लिखने वाले, वो मैं सच बताऊं, एग्ज़ाम देने के बाद वो कभी घर नहीं पहुँचे, मतलब घर पहुँचे और उसके बाद वो मेरे साथ ही थे। मैं उसको लेके हॉस्पिटल में रहा, और जब 10 अक्टूबर को जब मार्क्स आया तो कैलकुलेट करना था कि कितने सही हुए, कितने मार्क्स आए, वो सब चीज़ें। तो वो मेरे पापा ने उसी के लास्ट पेज पे किए हैं, आज भी वो शायद कहीं रखा होगा, उसको मैं संभाल के रख दिया दोनों को, क्योंकि मुझे वो चाहिए बाद में उसको दिखाना। मतलब एक अंदर से लगता है कि आप एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें भी कैलकुलेशन हुई थी। मैं जैसे ही कोई 4 आता था तो हम लोग खुश रहते थे, वाह 1+4 आ गया, कभी नहीं हुआ 0 आ गया तो ठीक है, -1 हो गया, चलता है। तो ये सारी चीज़ें पापा ने खुद अपने हाथ से 10 अक्टूबर को की थी। वो लेटे हुए थे, पर फिर भी मैं यहाँ पे बोल रहा था कि हाँ ये हुआ, +4 -1 +3 +4 +3 +3, इस तरह से वो हो रहे थे, वो वहाँ पर लिख रहे थे। फिर मैंने बाद में कैलकुलेट किया, इट फॉर 129। और आपने देखा भी है कैलकुलेशन जैसा आता है एडवांस के आंसर की में से कोई दिक्कत ही नहीं होती, जो वहाँ पे वही रहने वाला, कोई चेंज नहीं होता, वो तो सही रहता है। तो 129 आपने देखा था, उसमें भी सही था। तो ये चीज़ भी हुई थी। और 10 अक्टूबर को पापा इतने ठीक हो गए थे कि मतलब कम से कम उठ नहीं सकते थे, बट हाँ ही वॉज कॉन्शियस और एकदम ठीक थे, और वो कैलकुलेट वगैरह मतलब मेरी बात सुन रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। वो सारी चीज़ें 10 अक्टूबर को हुई। इसके बाद जब मैं 1 महीने में जिस बारे में आ रहा था, हाँ अब कंक्लूजन पे आते हैं। देखिए, और ये थोड़ा फिलोसफिकल कंक्लूजन है, जो इस 1 महीने में जब मैं घर में बंद रहा, पापा मैं सब लोग घर पे ही थे, तो उस समय मैंने सोचा, उससे ये चीज़ निकली है, ठीक है कभी कभी आप इस तरह की चीज़ें भी करते हैं। फिर मैंने बहुत चीज़ें सोची, उसके बाद मैंने एक एक्सियम दिया। एक्सियम क्या होता है जी, इसको आप मैथमेटिकल टर्म्स में प्रूफ नहीं कर सकते, बट इट्स अ काइंड ऑफ एक्सियम। हाँ ये है तो है, सत्य है, आप इस तरह से लेना इसको। तो एक्सियम क्या है? नो वन इन दिस यूनिवर्स कैन प्रेडिक्ट देयर ओन फ्यूचर
with 100% accuracy. That is कि one cannot know what is going to happen with him in like future. उनके फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा. अच्छा ये तो मैंने इंग्लिश में बोल दिया, मैं हिंदी में आता हूँ. हिंदी में मेरा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति इस ब्रह्मांड में अपने भविष्य को नहीं देख सकता है, नहीं समझ सकता, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता. अगर करेगा भी तो बहुत ही कम, 100% तो कर नहीं सकता. ये है इस एक्सियम का मतलब. ठीक है, इस एक्सियम का क्या मतलब है. लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ और हिंट है. आप लोग हो सकता है कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये इन्होंने सिर्फ एक वर्ड पे बहुत फोकस किया है, अपना. हाँ जी, आप दूसरे का बता सकते हैं, दूसरे के बारे में बोल सकते हैं मेरे एक्सियम के हिसाब से. ये इसलिए भी मैंने कहा कि देखिए, आपने पता होगा कि भविष्यवाणी करने वाले भी लोग होते हैं जिनकी 60-70% तक जो भविष्यवाणी उन्होंने की होती है वो सत्य होती है, सही साबित होती हैं. तो इसका मतलब कि भविष्यवाणी तो की जा सकती है क्योंकि होता आ रहा है, तो हम ठीक है, तो सच बात है. वो जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो सही साबित हुई 70%. क्यों? क्योंकि बाकी 30% में वो खुद भी इन्वॉल्व थे और वो अपना भविष्य कभी नहीं देख सकते, कोई भी व्यक्ति इस एक्सियम के हिसाब से. और जो मैंने समझ में आया, जो इतना मेरे को समझ में आया, उस हिसाब से आप नहीं देख सकते कि आपके साथ क्या होने वाला है. इस एक्सियम को अगर आप इस्तेमाल में लेंगे, हम लोग अभी लेंगे, और अभी हम भगवान जो हमारे, जिनको हम गॉड कहते हैं, उनको भी प्रूव करने की कोशिश करेंगे. तो ये क्या चीज़ है, वो कैसे काम करते हैं, वो भी हम देखेंगे. तो चलिए, जैसे मैथ्स में हम लोग करते हैं, आप लोगों को पता होगा मैथ्स में क्या किया जाता है. द बेस्ट वे टू प्रूव समथिंग इज द बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. तो हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे. सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि कोई व्यक्ति है इस ब्रह्मांड में जो पूरे ब्रह्मांड का फ्यूचर बता सकता है, ब्रह्मांड का भविष्य बता सकता है. आप मान लीजिए, ऐसा मानने के लिए कह रहा हूँ, थोड़ी देर के मान लीजिए. अब इस पर हम अपना एक्सियम लगाते हैं. एक्सियम लगाने से हमको ये मिलेगा कि अपना भविष्य छोड़ के बाकी सबका भविष्य बता सकता है, और ब्रह्मांड का वो भविष्य, वो पार्ट भविष्य का नहीं देख सकता जिसमें वो खुद इन्वॉल्व है. ठीक है, ये हमारा एक्सियम है. क्योंकि वो देखिए, अपना तो कुछ नहीं बता सकता ना, बताएगा भी तो थोड़ा थोड़ा बताएगा, परफेक्ट तो बता नहीं सकता. तो इसका मतलब अपना छोड़ के बाकी सबका बता रहा है. तो एक चीज़ है यहाँ पे, एक कॉन्ट्राडिक्शन है. अगर आप एक चीज़ को हटा दें यहाँ पे कि वो जो भी चीज़ है, जो व्यक्ति है, वो ब्रह्मांड से आप उसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दीजिए. ठीक है, आप बाहर निकाल लें, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से मेरे को बाहर निकालना पड़ रहा है, क्योंकि सत्य साबित नहीं हो रहा. मेरा एक्सियम आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई पूरा बता नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व है. और ब्रह्मांड की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि ईच एलिमेंट, एक एलिमेंट से ब्रह्मांड बनता है. तो उसमें तो वो खुद भी शामिल है ना. तो अपना तो देख नहीं सकता, तो फिर ब्रह्मांड का कैसे बता रहा है. तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है. तो आप क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि वो व्यक्ति, वो जो भी चीज़ है, इस ब्रह्मांड के बाहर है. अगर इस ब्रह्मांड के बाहर है तब तो बता ही सकता है, क्योंकि एक्सियम क्या कहता है, खुद का भविष्य आप नहीं देख सकते, पर दूसरों का भविष्य आप देख सकते हैं. दूसरों का भविष्य देखा जा सकता है. तो अगर आप दूसरों का भविष्य देख रहे हैं, ब्रह्मांड में वो खुद है नहीं, सिर्फ दूसरे ही लोग हैं, दूसरों का देख रहे हैं, तो वो पूरा ब्रह्मांड का भविष्य बता सकता है. अब आप देखें कि कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ जो उस ब्रह्मांड में नहीं है, पर उस ब्रह्मांड का पूरा भविष्य जानती है, वो और कोई नहीं, हम जानते हैं उनको, वो भगवान ही है. तो भगवान को सब पता रहता है, पर वो कभी भी नहीं आते. और मैं बताऊं, मैं मल्टीवर्स में भविष्य विश्वास रखता हूँ, उस तरह से नहीं जैसा मूवीज़ में दिखाया जाता है. बट या दे आर लॉट ऑफ मिनी यूनिवर्स. कितने हैं ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इन्फिनिटी ही नहीं पता है, किसी को नहीं पता. ठीक है, तो मुझे नहीं पता कितने ब्रह्मांड है, बट या देयर विल बी मोर. हमारे एक ही ब्रह्मांड तो नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे होंगे. और सबको मैनेज करने वाला कौन, एक ही भगवान. तो उनके पास बहुत सारे काम है. एक ब्रह्मांड में क्यों उलझेंगे, उनको बहुत सारे काम रहते हैं. अगर इस पर और भी मेरे को एक बात करनी है तो मैं एक चीज़ बोलूँगा. महाभारत, बहुत लोगों ने ये प्रसंग महाभारत से सुना हुआ रहता है, सबको पता रहता है. आप में उसमें ये चीज़ लगा के देखें जरा, थोड़ा सोच के देखें. अर्जुन ने जब श्री कृष्ण जी से पूछा था कि भगवान या कृष्ण जी बता दीजिए कि क्या होने वाला है, आपको तो पता ही रहेगा, आप तो भगवान हैं. और भगवान थे, श्री कृष्ण जी भगवान थे, वो तो चाहते तो बता ही सकते थे, उनको तो पता ही क्या होने वाला है. पर उन्होंने बताया नहीं. उन्होंने क्या बोला कि आप अपने कर्म पे ध्यान दें, आप अपना काम करें, फल का चिंता मैं खुद कर लूँगा, वो मेरे हाथ में, वो मैं देख लूँगा, आप उसकी चिंता ना करें. ठीक है जी, उन्होंने चिंता नहीं की, वो फिर सीधा काम किए. अगर आप मेरे को सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर श्री कृष्ण भगवान ने ये बता दिया होता कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ये लोग बढ़ेंगे, आपकी तरफ के लोगों को भी नुकसान होगा, कौरव की तरफ भी नुकसान होगा, तो क्या अर्जुन जी कभी भी लड़ते? नहीं लड़ते. इतनी हिम्मत ही नहीं मिलती. अगर वो बस सोच लेंगे कि अरे मेरा इतना प्रिय आदमी को दिक्कत हो जाएगी, तो कोई आदमी लड़ सकता है? नहीं, छोड़ देगा. तो अगर ना वो लड़ते ना पांडव जीतते. अगर वो पांडव जीतते नहीं तो आज हम महाभारत ऐसे तरह से पढ़ रहे होते? नहीं पढ़ रहे होते.
तो सीधी सी बात है, आपके भविष्य में क्या होने वाला ये ना आपको पता चलेगा ना पता चलना चाहिए। मैं ये भी एक चीज़ बोलूँ, मैं अपने एग्जाम्पल से ये बोलना चाहता हूँ कि आपके साथ क्या होने वाला इस पर आप ज़्यादा प्रेशर ना डालें। मतलब सोचें नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, इतना मत सोचिए। ज़िंदगी में आज भी मैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें सोचना चाहता हूँ कि क्या ऐसा हो जाएगा, पर नहीं, मैं नहीं सोच पाता। मैं उसको सोचना चाहता भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं भी जान जाऊँगा तो मैं सारे काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हर बार मेरे को जीत मिलेगी ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब आता है इस दुनिया में तो हर बार जीतने के लिए अगर कोई आ जाए तो भाई ऐसा तो कोई बना ही नहीं आज तक और ना मैं बनाऊँगा। अगर मुझे पता चल जाए मैं इस केस में हारने वाला तो मैं अभी से टूट जाऊँगा, तो मैं लड़ ही नहीं पाऊँगा, तो मैं अपना काम ही नहीं कर पाऊँगा, तो फिर क्या होगा, बन ही नहीं वाला फ्यूचर। तो वो चीज़ मुझे पता चलने वाली है और ना मैं जानना चाहता हूँ। सीधी बात, मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं मतलब पूछता हूँ लोगों से कि हाँ ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मार्क्स इतने आ जाएंगे, ग्रेड इतना आ जाएगा, मैं अंदर सोचता हूँ, पर क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, और ये जानना भी नहीं चाहिए। तो मैं ये बच्चों से कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं, और बच्चे ही क्यों, मैं कहूँगा कोई भी उम्र का आदमी ये देख रहा हो वीडियो, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि टेंशन मत लीजिए, इस बात की चिंता ना करें कि आपके साथ क्या होने वाला है। ये चीज़ छोड़ दीजिए, आप अपने काम पे ध्यान दें, अपने कर्म पे ध्यान दें। अभी जो भी आपका काम एट प्रेजेंट है उसको सही से करें। फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, भगवान तो देख ही रहे हैं, उनको तो पता ही है, चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई है, बट आपको नहीं पता चलनी चाहिए और आपको उससे कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बता देंगे तो उस तरह से फ्यूचर नहीं जाने वाला, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके साथ मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करूँगा, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।